सो बेसिकली कल हम लोगों ने काइंड्स ऑफ डिलीवरी देखी थी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मैंने लास्ट पढ़ाया था. डिलीवरी एक्चुअली में कब होती है? जब गुड्स एक्चुअली में आपके पास आए, वो एक्चुअल डिलीवरी हो गई. बट कई केस में ऐसा होता है जहां पे डिलीवरी नहीं होती बट स्टिल पोजेशन चेंज हो जाता है. डिलीवरी नहीं होती बट पोजेशन क्या होता है? चेंज होता है. इसको मैं क्या बोलता हूं? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. सो जैसे कि आपने मेरा फुल फर्निश्ड फ्लैट खरीद लिया, तो फ्लैट तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो डिलीवर नहीं होती. लेकिन फ्लैट के अंदर का जो फर्नीचर है, फर्नीचर वहीं पे रखा हुआ है, लेकिन पहले उसका पोजेशन दुष्यंत जैन के पास था, लेकिन अब उसका पोजेशन किसके पास आ गया? आकाश के पास. तो क्या गुड्स मूव हुए या नहीं हुए? गुड्स मूव नहीं हुए ना, लेकिन पोजेशन क्या हो गया? चेंज हो गया. इसको मैं कौन सी डिलीवरी बोलता हूं? कंस्ट्रक्टिव. ठीक है. सिंबॉलिक में सिंबल होता है. अगर कोई गुड्स है, चलिए अभी तो मैं आगे आऊंगा. तो बच्चों नेक्स्ट डिलीवरी, नेक्स्ट टाइप ऑफ डिलीवरी कौन सी है? Now what happens in this delivery? Now symbolic delivery में क्या होता है? Symbolic delivery में क्या होता है? गुड्स ट्रांसफर होते हैं, लेकिन कब ट्रांसफर होते हैं? जब गुड्स से जुड़ा हुआ कोई क्या मिल जाए आपको? कार एंड की, द बेस्ट एग्जाम्पल. सो इफ यू आस्क फॉर माई कार, आई टेल यू गो एंड टेक. फिर से पूछेगा कार दे, मैं बोलूंगा गो एंड टेक. फिर से पूछेगा कार दे, तो ये बोलेगा गो एंड, मैं बोलूंगा गो एंड टेक. तो तू क्या करेगा? तू बोलेगा सर चाबी दो. मैं चाबी नहीं दूंगा, कार ले ले. सो व्हाट विल डू? ये एक ट्रक लेके आएगा, उसमें क्रेन, ट्रक के में क्रेन फंसा के कार रखेगा, ट्रक के ऊपर ले जाएगा. क्या मैंने इसको कार की डिलीवरी दी? नो. अनलेस ही गेट्स द कंट्रोल ऑफ की ऑफ द कार, ही डज नॉट गेट द डिलीवरी. तो ऐसे गुड्स जिनकी डिलीवरी किसके ऊपर डिपेंड करती है? उस गुड्स से जुड़े हुए किसी सिंबल से. दैट डिलीवरी इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? सिंबॉलिक डिलीवरी. ठीक है. जैसे वेयर हाउस में सामान रखा था, मैंने आपको कल बताया था. तो अब वेयर हाउस का सामान मेरे को आकाश को देना है, तो मैंने इसको क्या दे दी? वेयर हाउस की क्या दे दी? चाबी. जिसके पास चाबी आ गई उसके पास क्या आ गई? वेयर हाउस के सामान की डिलीवरी आ गई. तो वेयर हाउस में जो चाबी रखी हुई है, दैट इज व्हाट? सिंबॉलिक भी है और क्या है बच्चों? वो कंस्ट्रक्टिव भी है. सिंबॉलिक भी है और क्या है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी है. इज दैट क्लियर? नाउ बच्चों एक और चीज, एक और मैं आपको एग्जांपल, सिंबॉलिक डिलीवरी का आई विल गिव यू मोर एग्जांपल. ध्यान से देखिए बच्चों. मान लीजिए, डू यू नो व्हाट इज रेलवे रिसीट? बच्चों रेलवे रिसीट पता है? रेलवे रिसीट, बिल ऑफ लैडिंग, ये सारी चीजें क्या होती हैं? रेलवे रिसीट क्या होता है? बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है? हाँ जी. व्हाट दीज रेलवे रिसीट्स एंड बिल ऑफ लैडिंग आर? नहीं पता? मैं आपको बता. जब आप अपने गुड्स किससे भेजते हैं? जब आप अपने गुड्स ट्रेन से भेजते हैं. किससे भेजते हैं? व्हेन यू सेंड योर गुड्स बाय ट्रेन. तो फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल मुझे डिलीवर करनी है ट्रेन से. तो जब मैं ट्रेन के थ्रू ये बॉटल क्या करूं? डिलीवर करूं. जब मैं बॉटल किसके थ्रू डिलीवर करूं? व्हेन आई डिलीवर दिस बॉटल थ्रू ट्रेन, तो क्या होगा? ट्रेन में मैंने गुड्स डाल दिए, तो उसका मुझे सबूत क्या है? तो ट्रेन वाले क्या देते हैं? मुझे एक बिल देते हैं. क्या देते हैं? एक रसीद देते हैं. उसमें लिखते हैं कि दुष्यंत जैन ने ये गाड़ी, ये ट्रेन, ये बॉटल डाली है पूना में, और दुष्यंत जैन इस गाड़ी, इस बॉटल को पिकअप करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में या दिल्ली में. ये सबूत है. तब मेरी बॉटल कहां पहुंच गई? ट्रेन से. मेरी बॉटल पहुंच गई दिल्ली. अब दिल्ली में मुझे क्या करना है? ट्रेन से अपनी बॉटल वापस निकालनी. तो मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा? रेलवे रिसीट. अगर मैंने डॉक्यूमेंट कहां पे डाला होता? मैंने गुड्स डाले होते शिप में. कहां पे डाले होते? तो शिप वाला मुझे देता पहले मेट रिसीट देता. क्या देता? जो शिप का कमांडर है या जो शिप का कैप्टन है, वो मुझे पहले देता मेट रिसीट. मेट रिसीट का मतलब गुड्स शिप में लोड हो गए हैं. वो मेट रिसीट जाके मैं शिप के इंचार्ज को देता. किसको देता मैं? तो वो मुझे देता एक बिल ऑफ लैडिंग. क्या देता? वो बिल ऑफ. फिर जहां पे गुड्स पहुंचे हैं,
गुड्स अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, बिल ऑफ लैडिंग, तब मुझे क्या मिलेंगे, गुड्स मिलेंगे। तो अगर मान लो गुड्स मेरे दिल्ली पहुंच गए, मेरी बॉटल दिल्ली पहुंच गई, उसके पहले मैं किसी और को बेचना चाहता हूं बॉटल, तो मैं क्या करूंगा, क्या ट्रांसफर करूंगा, मैं खुद ट्रांस जाऊंगा वहां पे या सिर्फ रेलवे रिसीट दे दूंगा, तो रेलवे रिसीट भी क्या है, तो क्या नहीं से जिसके पास रेलवे रिसीट होगी डिलीवरी किसको मिलेगी, उस इंसान को डिलीवरी मिल जाएगी जिसके पास क्या होगी बच्चों, रेलवे रिसीट होगी। तो दिस काइंड ऑफ डिलीवरी इज रेफर्ड एज व्हाट, इस टाइप की डिलीवरी को हम कहते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। इज दैट क्लियर? इस टाइप की डिलीवरी को हम क्या कहते हैं बच्चों, तो सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंबॉलिक डिलीवरी, ऐसी डिलीवरी जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उससे जुड़े हुए किसी सिंबल के ऊपर डिपेंड करती है, तो मैं दैट डिलीवरी इज रेफर्ड एज सिंबॉलिक डिलीवरी। अपन मॉल जाते हैं तो मॉल के बाहर सामान रखते हैं, तो वो टोकन के लिए अपने को एक सामान का एक वो देता है, या जूते चप्पल रखते हैं तो अपने को एक टोकन देता है, यस और नो, और वापस आने के बाद जैसे ही अपन वो टोकन दिखाते हैं वो अपना बैग हमको दे देता है, यस और नो। सो व्हाट दैट टोकन इज, इट्स अ सिंबल, इट्स अ सिंबल। तो ये कौन सी डिलीवरी होगी बच्चों, ये डिलीवरी कौन सी होगी, दिस डिलीवरी बिकम्स विच डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी। अब बच्चों ध्यान सीखना, नेक्स्ट क्या है बच्चों, मैं डेफिनेशन ही पढ़ रहा हूं अभी तक तो आपके लिए। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। बच्चों डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब कुछ नहीं होता, क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मीन्स नथिंग, इट्स अ पीस ऑफ पेपर, इट्स अ पीस ऑफ पेपर। अगर एक पीस ऑफ पेपर दो शर्तें पूरी कर दे, अगर एक पीस ऑफ पेपर क्या कर दे, दो शर्तें पूरी कर दे, तो मैं मान लूंगा क्या है वो, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। पहला, इट इज अ प्रूफ ऑफ possession of goods, it is a proof of what beta, it is a proof of possession of goods। what does that mean, गुड्स का एक सबूत है ना, गुड्स का एक सबूत है, इसका मतलब क्या हो गया, एग्जैक्टली ही इज वेरी करेक्ट, नॉट ओनर, गलत है ये, मैं बोल रहा हूं इट्स अ प्रूफ ऑफ पोजेशन, ओनरशिप की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अगर आपके पास किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का टाइटल है तो आप ओनर हो, बट सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल डज नॉट मेक यू द ओनर ऑफ द गुड्स। ऐसा थोड़ी ना, जमीन में बोलते हैं, राधा बोलती है प्रॉपर्टी मेरी है, मैं बोलूंगा पेपर का है, राधा बोलती है वो बैग मेरा है, मैं बोलूंगा अच्छी बात है। क्या ऐसा होता है कि ये प्रूफ करने के लिए कि घड़ी मेरी है मैं इसका बिल लेके आता हूं, मूवेबल प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता। सो मूवेबल प्रॉपर्टी में डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब क्या होता है, इट्स अ प्रूफ ऑफ पोजेशन। तो मैंने क्या किया, जैसे रेलवे रिसीट, रेलवे, मैं बॉटल मेरी दिल्ली में आने वाली, मैंने आकाश को रेलवे रिसीट दे दी कि आकाश एक काम करना, जाके रेलवे से क्या निकाल लेना, रेलवे से क्या निकाल लेना, मेरा गुड्स निकाल लेना। तो जो आकाश को मैंने क्या दी है, जो मैंने आकाश को रेलवे रिसीट दी है, जो मैंने आकाश को क्या दी है, रेलवे रिसीट दी है, क्या नहीं से वो प्रूफ ऑफ पोजेशन है। इसके पास रेलवे रिसीट है, इसका मतलब मैं मान सकता हूं कि इसके पास बॉटल है। द मोमेंट रेलवे रिसीट कम्स टू हिम, वो सिंबॉलिक डिलीवरी तो है ही, बट मैं कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी मान लूं कि जैसे इसके पास रेलवे रिसीट आ गई, इसका मतलब मैं क्या मान रहा हूं, एक्चुअल डिलीवरी नहीं हुई है। एक्चुअल डिलीवरी कब आएगी, जब एक्चुअली में इसके हाथ में क्या आएगी, बॉटल आएगी। बट जैसे ही गेट्स, जैसे ही इसको क्या मिल गई, जैसे ही इसको रेलवे रिसीट मिल गई, कहना इसे इसके पास क्या आ गया, रेलवे रिसीट इज द प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ बॉटल, रेलवे रिसीट इज व्हाट, इट इज द प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ द बॉटल, नंबर वन। और दूसरा, so can I say if he has the railway receipt it means it is equal to having of bottle, क्यों, the goods will be transferred, शर्तों के साथ या बिना शर्तों के, unconditionally to the person who has what, who has document of title, इस एग्जाम्पल में रेलवे रिसीट। तो कोई भी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कब बनता है, दो कंडीशन, पहला
प्रूफ ऑफ पोजेशन है, और दूसरा आपको गुड्स मिल जाएंगे अनकंडीशनली। वेन एवर ही वॉन्ट्स ही कैन गो टू द रेलवे स्टेशन और क्या कर सकता है, अपनी बॉटल ले। क्या रेलवे वाले कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं? नहीं। इज दैट क्लियर? नंबर 1। एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, एक होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और एक होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। नाउ व्हाट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल? व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल? एक मिनट, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल मतलब उस डॉक्यूमेंट में तुम्हारा नाम लिखा होगा कि तुम ओनर हो, बट तुम्हारा नाम लिखा है, बट तुम उस डॉक्यूमेंट में मतलब जो भी चीज है, वो जो भी गुड्स है उसको अनकंडीशनली ट्रांसफर। देखो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में क्या है, तुम्हारे पास जो भी गुड्स है, मेरे पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, रेलवे रिसीट है, क्या मैं जिसको रेलवे रिसीट दूंगा वो गुड्स का मालिक बन जाएगा? ये गुड्स उसके पास आ जाएंगे, हाँ या ना? शर्तों के साथ या बिना शर्तों के? बिना शर्तों के। लेकिन डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल इज डिफरेंट। शेयर सर्टिफिकेट, दुष्यंत जैन का नाम लिखा है शेयर सर्टिफिकेट में कि दुष्यंत जैन इस शेयर सर्टिफिकेट का क्या है, ओनर है। सो कैन आई से शेयर सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट दैट शोज माई टाइटल? Share certificate is what? It's a document that shows my title. But क्या मैं शेयर सर्टिफिकेट जिसको चाहे उसको बेच सकता हूं बिना कंडीशन के? क्यों? शेयर सर्टिफिकेट का ट्रांसफर तब तक फाइनल नहीं होता जब तक उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या ना कर दें, अप्रूव ना कर दें। सो डोंट यू थिंक सो? शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर आपका नाम लिखा है और रेलवे रिसीट के ऊपर आपका नाम लिखा है, दोनों में ज्यादा दोनों में डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कौन है? रेलवे रिसीट के ऊपर नाम लिखा है दुष्यंत जैन का और शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर नाम लिखा है दुष्यंत जैन का। मैं आपसे पूछ रहा हूं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या है? रेलवे रिसीट, क्योंकि रेलवे रिसीट में मुझे सिर्फ रिसीट दिखानी है, मुझे सामान मिल जाएगा। शेयर सर्टिफिकेट अगर मुझे किसी और को बेचना है तो साला वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या लगेगा उसमें, अप्रूवल। मतलब वहां पे क्या है, शर्त है। क्या है वहां पे? शर्त है। Any document becomes document of title if following conditions are satisfied. पहला, the document should be what बेटा? The document should be proof of possession of goods. दूसरा, the document must transfer what बेटा? The document must be transferred unconditionally to any person. The goods must be transferred to any person unconditionally. जिसके पास क्या है? डॉक्यूमेंट टाइटल। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? बिल ऑफ लेडिंग। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट। सेम, अगर गुड्स वेयर हाउस में होते तो वेयर हाउस का रिसीट, जिसके पास वेयर हाउस का रिसीट गया उसके पास क्या आ जाएगा? वेयर हाउस के गुड्स आ जाएंगे। जिसके पास वेयर हाउस का क्या गया? जिसके पास वेयर हाउस का रिसीट गया उसके पास क्या आ जाएंगे? मेरे पास वेयर हाउस की रिसीट है तो गुड्स मेरा नाम लिखा हुआ है वेयर हाउस की रिसीट पे, तो गुड्स किसके पास आएंगे? मैंने वो रिसीट उठा के स्वप्निल को दे दी तो गुड्स स्वप्निल को मिलेंगे। व्हाट इज डॉक वारंट? डॉक वारंट नहीं पता? अच्छा मैं डॉक बता देता हूं क्या होता है। डॉक पता है? पोर्ट के ऊपर जो वेयर हाउसेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डॉक। और वारंट इज रिसीट। सो अगर आपका सामान कहां पे रखा हुआ है, मेरे 50,000 कंटेनर्स कहां पे रखे हुए हैं? डॉक में रखे हुए हैं, मुंबई के डॉक में रखे हुए हैं, और मेरे पास रिसीट है। डॉक के बाहर ही श्रीमुख बोलता है कि दुष्यंत सर वो 50,000 कंटेनर मैं ले रहा हूं 5 करोड़ रुपए। तो मैंने क्या किया, इससे 5 करोड़ रुपए ले लिए और इसको क्या दे दिया? इसको मैंने वो वारंट दे दिया। तो क्या हो जाएगा? डिलीवरी किसको होगी इस गुड्स की? मुझे या श्रीमुख को? श्रीमुख को। इज दैट क्लियर? Wharf finger certificate. Now what is wharf? WHARF. WHARF. What is wharf? Sorry, wharf. Wharf क्या होता है बच्चों? पता है? जेटी, wharf. They are basically small boats. They are basically small boats. छोटी बोट्स होती हैं जो क्या करती हैं?
सामान को कैरी करने के लिए यूज करते हैं। तो ये बोट का जो इंचार्ज होता है इसको क्या बोलते हैं? वॉर फिंगर। तो अगर आपको छोटी बोट में आप सामान कैरी सॉरी तो अगर सॉरी तो अगर आप अपने सामान को कहां पे कर रहे हो, उस छोटी बोट में अगर आप अपने सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको? वॉर फिंगर सर्टिफिकेट। आपको सामान बेचना है तो आपने जिसको सामान बेचा आप क्या बेच दो उसको? वॉर फिंगर सर्टिफिकेट दे दो। तो गुड्स किसको मिल जाएंगे? जिसके पास क्या है? वॉर फिंगर सर्टिफिकेट। इज दैट क्लियर? हाँ बेटा। अब चुरा लिया तो सच में नुकसान है, फिर वो तू जो कर सकता है वही करेगा क्या? पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगा, फिर यहाँ का पुलिस स्टेशन वाला वहाँ की पुलिस को बताएगा, ये सारी चीज़। लेकिन तेरे रिपोर्ट फाइल करने के पहले अगर सामने वाला गुड्स उड़ा के ले गया तो? अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या हो गया? ही सेइंग कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हैज बीन स्टोलन, सॉरी समवन हैज थेफ्टेड, अगर किसी ने उसको क्या कर लिया है? चुरा लिया है। तो मुझे क्या है बच्चों, आप सही टाइम पे एक्शन ले लीजिए, पुलिस वालों को बता दीजिए तो शायद आपका सामान बचेगा। नहीं तो क्या होगा? वो तो जाके निकाल लेगा शिप से सामान, रेलवे से सामान निकाल लेगा, आपको पता भी नहीं चलने वाला ना। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल के बीच में डिफरेंस। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मींस अनकंडीशनली, sorry, document of title means comma which unconditionally transfer the goods in favor of the person who has document of title. Document showing title ये कब करता है? गुड्स का पोजीशन कब ट्रांसफर होता है? जब कुछ कंडीशन क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। एग्जाम्पल शेयर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट कौन है बच्चों? मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल का मतलब क्या होता है, या मर्चेंटाइल का मतलब क्या होता है? इट मीन्स व्हाट? द मीनिंग ऑफ मर्चेंटाइल इज व्हाट? रिलेटिंग टू द बिजनेस। और एजेंट का मतलब एजेंट। एजेंट का मतलब क्या होता है? एजेंट। कैन आई से बिजनेस करने के लिए, आपके बिहाफ पे बिजनेस करने के लिए जिसको आपने क्या बनाया है? आपके बिहाफ पे जो बिजनेस करता है, आपके बिहाफ पे जो क्या करता है? जो आपके बिहाफ पे सामान खरीदता है, जो आपके बिहाफ पे सामान बेचता है, जो आपके बिहाफ पे सामान को कंसाइन करता है। कंसाइन मतलब दूर का ऑर्डर है तो ट्रक में लोड करवाता है आपके बिहाफ पे। मतलब मैं दुकान का मालिक हूं, मेरे दुकान में एक बंदा बैठता है जो मेरे बिहाफ पे सामान बेचता है, सप्लायर से सामान खरीदता है। अगर मान लो कभी मैं नहीं हूं और दुकान में पैसों की क्या पड़े, अगर मैं दुकान में नहीं हूं और दुकान में पैसों की जरूरत पड़े तो मेरे बिहाफ पे दुकान के सामान को गिरवी रख के बैंक से क्या ले लेता है? लोन भी ले लेता है। और ये सब किसके बिहाफ पे कर रहे हैं? ये सब वो मेरे बिहाफ पे कर रहे हैं। व्हाट दैट पर्सन बिकम्स, कौन सा एजेंट? दैट पर्सन बिकम्स अ मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट इज व्हाट बेटा? जो मर्केंटाइल एजेंट है वो क्या है? ही इज एन एजेंट फॉर द पर्पज ऑफ, जो बिजनेस करने के पर्पज के लिए आपका एजेंट है, बिजनेस के लिए जो आपका एजेंट है, व्हाट दैट एजेंट इज रेफर्ड एज मर्केंटाइल एजेंट। ही हैज द फॉलोइंग अथॉरिटी। मर्चेंटाइल एजेंट आपके बिहाफ पे क्या क्या कर सकता है? सबसे पहला सेल और परचेज ऑफ द गुड्स। दूसरा कंसाइन द गुड्स, अगर बाहर गांव दूर भेजने गुड्स तो उनको क्या करता है? कंसाइन करता है। रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। सिक्योरिटी ऑफ गुड्स मतलब, सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा। अपने गुड्स को क्या करके, ब्रैकेट में लिख सकते हो, गुड्स को गिरवी रख के, अपने गुड्स को क्या करके? सुरक्षा। मतलब रेज मनी मतलब पैसे लेना और सामने वाले को सुरक्षा देना। पैसे लेना और सामने वाले को क्या देना? सुरक्षा देना। इसका मतलब पैसे उधार लेना और सामने वाले को क्या देना? सिक्योरिटी देना। पैसे उधार लिए, सामने वाले को अपना चेन गिरवी रख दिया, तो सामने वाले को सुरक्षा क्या मिल गई? चेन। अगर मैंने उसके पैसे खा गए तो क्या करेगा? वो चेन बेच के अपने पैसे रिकवर कर लेगा। तो ये सारे काम आपके बिहाफ पे कौन कर सकता है? ये सारे काम आपके बिहाफ पे कौन कर सकता है? मर्केंटाइल एजेंट। नाउ व्हाट इज प्रॉपर्टी? जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड बहुत बहुत आएगा यार।
हर एक गुड्स में दो प्रॉपर्टी होती है, एक कौन सी प्रॉपर्टी होती है और दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मुझे बताओ, जो गुड्स का ओनर है वो गुड्स में एक दो राइट्स एक्सरसाइज कर सकता है, बहुत सारे? तो कहना इसे द वन हु हैज ओनरशिप, उसके पास गुड्स की क्या है? अगर मैं इस बॉटल का ओनर हूं तो मेरे पास इस बॉटल का क्या है? आई हैव जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी मतलब मैं इसको बेच सकता हूं, मैं इसको किराए से दे सकता हूं, मैं इसको तोड़ सकता हूं, मैं अपने सर पे मार सकता हूं, इसको जो चाहे वो कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास क्या है? और क्या है मेरे पास? जनरल प्रॉपर्टी। मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? जनरल प्रॉपर्टी। दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी है? स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ एक ही, जिसके पास स्पेशल प्रॉपर्टी है उसके पास सिर्फ क्या है? एक ही राइट है, क्या? पोजेशन। एवरी गुड्स हैव टू काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, या हैज आना चाहिए, हैज टू काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। पहला क्या है? जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ओनरशिप इन द गुड्स। और दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी है? स्पेशल। सो इफ यू हैव, आई हैव स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ दिस वॉच, मतलब मेरे पास क्या है? पोजेशन है। बट आई हैव जनरल प्रॉपर्टी ऑफ दिस टी शर्ट, मतलब मेरे पास इस टी शर्ट की क्या है? ओनरशिप। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, जिन लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है, मैंने वहां पे इंसॉल्वेंट का मतलब बताया था। पार्टनरशिप एक्ट में कौन होता है? जिसको कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दे। जिसको कौन डिक्लेयर कर दे? द वन हु इज डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट एज एन इंसॉल्वेंट इज एन इंसॉल्वेंट। ठीक है? सॉरी, अरे कोर्ट को कैसे पता चलता है? मतलब क्रेडिटर जाता है ना कोर्ट आपके अगेंस्ट। अगर मैंने आपसे पैसे उधार लिए हैं और मैं आपके पैसे चुका नहीं पा रहा हूं, आप क्या करोगे? आप कोर्ट जाओगे, कोर्ट मेरे से बोलेगा दुष्यंत पैसे दो, मैं बोलूंगा सर पैसे तो नहीं है मेरे पास, तो कोर्ट मुझे क्या बोलेगा? ठीक है, आज से तुम, ये सुनो, जैसे एक दिन में इलाहाबाद प्रयागराज हो गया था, तो वैसे कोर्ट मुझे बोलेगा आज से तुम इंसॉल्वेंट। हाँ या ना? तो पार्टनरशिप एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दोनों ही एक्ट में इंसॉल्वेंट कौन आदमी होता है? जिसको कोर्ट डिक्लेयर। लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इंसॉल्वेंट वो आदमी है जो सामान खरीदने के बाद सामान के पैसे चुका नहीं पा रहा है। कौन से एक्ट में? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में इंसॉल्वेंट वो है जो क्या नहीं कर पा रहा है बच्चों? सामान खरीदने के बाद सामान के पैसे चुका नहीं पा रहा है। Insolvent क्या? The person who is not able to discharge his debts when the debts become outstanding. Such person is known as what बेटा? जो व्यक्ति अपने डेट्स को क्या नहीं कर पा रहा है? डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है। कब डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है? जब उसके डेट्स क्या हो गए? आउटस्टैंडिंग हो गए। व्हाट दैट पर्सन इज रेफर्ड एज? इंसॉल्वेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? कुछ नहीं, बायर गुड्स खरीदने का प्रॉमिस करता है, सेलर गुड्स बेचने का या ओनरशिप बेचने का? सेलर प्रॉमिस करता है कि वो ओनरशिप क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। और ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है फ्री में होता है या अगेंस्ट कंसिडरेशन होता है? अरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ना, सेल मतलब अगेंस्ट कंसिडरेशन हो गया। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर इन विच सेलर अग्रीज टू व्हाट बेटा? सेलर क्या बोलता है कि मैं ट्रांसफर करूंगा। क्या ट्रांसफर करूंगा? अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट प्राइस। क्या क्या होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में? व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? सबसे पहला बायर एंड सेलर। सब्जेक्ट मैटर किस लिए होगा कॉन्ट्रैक्ट? गुड्स के लिए होगा। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नेसेसरली बी गुड्स। गुड्स मतलब क्योंकि ऑब्वियसली अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो, अगर तुम मेरे से फ्लैट खरीद रहे हो तो क्या वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आएगा या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आएगा? तो भाई आप और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह क्या होनी चाहिए? जो मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह क्या होनी चाहिए? मूवेबल प्रॉपर्टी। कंसिडरेशन मस्ट बी व्हाट बेटा? प्राइस। एक्सचेंज ऑफर वेयर सम एलिमेंट ऑफ कैश इज प्रेजेंट विल बी कंसिडर्ड अंडर सेल। मतलब एक्सचेंज ऑफर होते हैं। अच्छा मैं आपको ये रिमोट दे रहा हूं और आप मुझे दूसरा रिमोट दे रहे हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज बार्टर। बट मैं आपको रिमोट दे रहा हूं, आप मुझे अपना रिमोट दे रहे हो, 10 रुपए और दे रहे हो, व्हाट इज दैट? सेल। क्यों? कुछ तो प्राइस है ना।
गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज नहीं है। अगर 10 रुपए आ गया मतलब गुड्स की क्या है, वैल्यू है। 10 रुपए आ गया मतलब क्या है, गुड्स की क्या है, वैल्यू। तो देयर हैज टू बी सम एलिमेंट ऑफ पॉइंट, सम एलिमेंट ऑफ प्राइस इवन व्हेन एक्सचेंज इज इन्वॉल्व। गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी प्राइस का एलिमेंट है तो वो क्या कहलाएगा, सेल। गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, प्राइस है ही नहीं तो बांट रहे हो। ट्रांसफर ऑफ व्हाट, क्या ट्रांसफर होना चाहिए, ओनरशिप ट्रांसफर होना चाहिए। कहां से कहां, सेलर टू बायर। क्या जानी चाहिए बच्चों, ओनरशिप जानी चाहिए। इज दैट क्लियर? लास्ट, all other essential element of valid contract must remain present। इसका मतलब all other essentials of valid contract must remain present means what? अरे कुछ नहीं, दोनों पार्टीज मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लॉफुल, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी फॉर लॉफुल पर्पस, ये सारी चीज होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? नाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और अग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंस कौन बताएगा, कौन बताएगा बच्चों? मैं बताऊंगा। चलिए चलिए, सो बहुत अच्छा लगता है इसके बीच में डिफरेंस मुझे। तो यहां लिख दूंगा मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और यहां पे मैं लिख दूंगा सॉरी, ये एक जगह मैं लिख दूंगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एक जगह मैं लिख दूंगा अग्रीमेंट टू सेल। ध्यान से देखिए बच्चों। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है, ध्यान से देखिए, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सो अगर आप मुझसे कुछ खरीद रहे हैं और मैं उसकी ओनरशिप आपको कब दे दूं, इफ यू आर बाइंग समथिंग फ्रॉम मी और उसकी मैं ओनरशिप आपको तुरंत दे दूं तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। अग्रीमेंट टू सेल, मैं आपको ओनरशिप कब दूंगा, या फिर कुछ कंडीशंस फुलफिल होने के बाद। कुल मिला के एट प्रेजेंट मैं आपको ओनरशिप देने वाला। अरे वो अपना एक हीरो कहाँ गया आपका फ्रेंड, एक और था वो दाढ़ी वाला, आदित्य कहाँ है वो? ओके ओके ओके, बोलना सर, याद कर रहे थे। चलिए, सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, अग्रीमेंट टू सेल, ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, फ्यूचर में। नंबर 1। नंबर 2, ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। नाउ व्हाट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टीज एक ही टाइम पे परफॉर्म कर दें। मैंने आपको पैसा दिया, मैंने आपको ओनरशिप दी और आपने मुझे क्या दिया, पैसा दिया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? और एग्जीक्यूटरी मतलब मैंने आपको ओनरशिप दी लेकिन आपने बोला कि दुष्यंत सर हम आपको पैसे कब देंगे, फ्यूचर में देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होगा, दोनों हो सकता है। एग्जीक्यूटेड कब होगा, जब कैश सेल होगी, क्या होगी, और एग्जीक्यूटरी कब होगा, जब क्रेडिट सेल होगी। एग्जीक्यूटेड तब होगा जब कौन सी सेल होगी, कैश। एग्जीक्यूटरी कब होगा, जब क्रेडिट सेल होगी। लेकिन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, कुछ भी हो ओनरशिप बन जाएगी। अग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होगा या एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये हमेशा एग्जीक्यूटरी होगा, क्योंकि कुछ भी पैसा आ जाए या बाद में आए कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक चीज तो हमेशा फ्यूचर में होगी, क्या, ओनरशिप ट्रांसफर। ओनरशिप हमेशा कब ट्रांसफर होगी, फ्यूचर में ट्रांसफर होगी। नेक्स्ट, थर्ड, बच्चों एक चीज पता है ना आपको कि जो अपनी लास्ट बैच थी उसमें पीछे के बहुत सारे लड़के फेल हुए हैं, बहुत सारे बैक बेंचर्स क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। लगभग 12 बच्चे फेल हुए हैं।
ठीक है। सो बस मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, और फेल हुए हैं तो यू मस्ट नो व्हाई हैव दे बीन फेल्ड। वो फेल क्यों हुए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपने उनका आचरण देखा है। ठीक है। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप लोग इस समय बहुत सिंसियर हैं, बहुत सीरियस हैं। और बिलीव मी, फाउंडेशन में रैंक लगाना इज वेरी इजी। बिलीव मी, इट्स वेरी इजी। मतलब हम लोग अगर 50 लोग हैं तो तो 50 के 50 रैंक में आ सकते हैं। और किस्मत चलती है फाउंडेशन में। ठीक है। एक मिनट है मुझे। अरे यार, एक मिनट है बच्चे।
हेलो हेलो। हाँ बच्चों, तो मैं ये बोल रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है बच्चों? इट्स एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट टू सेल इज व्हाट? क्योंकि इसमें एक चीज हमेशा फ्यूचर में होगी अग्रीमेंट टू सेल में, क्या? ओनरशिप का ट्रांसफर। बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया और गुड्स अगर डैमेज हो गए तो रिस्क किसका है? रिस्क जो है वो बायर का है। क्योंकि हमेशा याद रखना, एक जनरल रूल ये है कि द रिस्क ट्रांसफर्स विथ ओनरशिप। सो एज सून एज आई बिकम ओनर ऑफ सम गुड्स, जैसे ही मैं किसी सामान का क्या बन गया? मालिक बन गया, रिस्क मेरा ही है। आकाश की वाइफ को कैंसर शादी के पहले था, तो ठीक है, उस लड़की के घर वाले इलाज कराएंगे। शादी के बाद कैंसर हो गया तो खर्चा किसके मत थे? आकाश के मत थे। इंश्योरेंस पहले करा लो। तो बच्चों ध्यान से, सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है? द मोमेंट गुड्स आर ट्रांसफर्ड, ओनरशिप इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड। अग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप तो अभी मिली नहीं है, ओनरशिप कब मिलेगी? फ्यूचर में। तो रिस्क भी कब आएगा? रिस्क भी फ्यूचर में आएगा। इज दैट क्लियर? नाउ फोर्थ, बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्रॉब्लम क्या है कि आपने सामने वाले को ओनरशिप भी दे दी और गुड्स की डिलीवरी भी दे दी। सामने वाले ने आपको पैसा नहीं दिया, सामने वाले मतलब बायर ने आपको क्या नहीं दिया, तो आप फंस जाते हो। क्योंकि आपने क्या दे दिया? ओनरशिप भी दे दी और पोजीशन भी दे दिया। अब वो अगर आपका पैसा ना दे, कौन ना दे? देवांगी कौन ना दे? बायर अगर पैसा ना दे तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आपको लॉस है ना बच्चों। क्यों लॉस है? ओनरशिप भी गई, पोजीशन भी गया, तो आपके बस से वही की रास्ता है कहां? कोर्ट का। अग्रीमेंट टू सेल में अच्छा है, अपन एक अग्रीमेंट टू सेल में क्या हुआ? सेलर ने प्रॉमिस किया था ना ओनरशिप देने का। बायर ने अगर फ्यूचर में क्या नहीं दिया? बायर ने अगर फ्यूचर में क्या नहीं दिया? पोजीशन नहीं दिया। बायर ने अगर फ्यूचर में क्या नहीं दिया? पोजीशन नहीं दिया, क्या होगा? सॉरी, बायर ने अगर फ्यूचर में पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? कोई नहीं, ओनर उसने जो टोकन दिया था, एडवांस दिया था, वो अपने पास रख लेगा। और बायर को पोजीशन देने वाला, बायर को फ्यूचर में ओनरशिप देने वाला नहीं है। क्यों नहीं देने वाला? क्योंकि बायर ने पैसे नहीं दिए। तो सेलर भी बोल देगा तूने पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे को ओनरशिप भी नहीं दूंगा। अब उल्टा करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में अगर बायर ने क्या दे दिया है? पैसे दे दिए। सेलर ने क्या दे दिया है? ओनरशिप दे दी है। बट सेलर ने अगर क्या नहीं दिया है? पोजीशन नहीं दिया है। सेलर भी डिफॉल्ट कर सकता है। सेलर ने ओनरशिप दे दी है बट क्या नहीं दिया है? तो क्या बायर अपने पैसे वापस मांग सकता है? यस। कैन बायर आस्क फॉर हिज मनी बैक? क्यों? क्योंकि मेरे को ओनरशिप मिली नहीं ना। सॉरी, ओनरशिप दे दी बट क्या नहीं मिला मुझे, तो क्या बायर अपने पैसे वापस मांग सकता है? यस। अच्छा, इसमें अग्रीमेंट टू सेल में, अग्रीमेंट टू सेल सुना, अग्रीमेंट टू सेल में अगर अगर सेलर ने, यहां पे मैं अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें मैं डिफॉल्ट किससे करवा रहा हूं? बायर से या सेलर से? अग्रीमेंट टू सेल में अगर सेलर ने आपको प्रॉमिस किया था कि वो आपको ओनरशिप देगा, बट सेलर ने अगर आपको ओनरशिप देने में क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया। अगर सेलर ने आपको ओनरशिप ट्रांसफर करने में क्या कर दिया, तो क्या होगा? तो क्या बायर सेलर से डैमेजेस मांग सकता है? आगे बचे उरलेले पैसे तो नहीं देगा, जो बचे हुए पैसे हैं वो तो देने वाला नहीं है, बट जो पैसे ऑलरेडी दिए हैं और तुमने धोखा दिया ना उसको, प्रॉमिस करके नहीं दिया, तो क्या ये डैमेजेस मांग सकता है आपसे? यस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए, अच्छा एक और चीज, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एक बार हो गया तो वो जो बायर है वो ओनर बन जाता है। वो अब किसी को भी गुड्स बेच सकता है। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में जब तक तुम्हारे पास क्या नहीं आती तब तक तुम किसी को आगे गुड्स बेच नहीं सकते। सॉरी, एक और डिफरेंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगला जो डिफरेंस है किसके बीच में होगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और हायर परचेज।
जो अगला डिफरेंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दैट इज ऑन व्हाट बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड हायर परचेज। ध्यान से देखेंगे बच्चों। सो बच्चों, हायर परचेज क्या होता है? पहले मैं आपको हायर परचेज का मोड बताता हूं क्या होता है बेसिकली। यस, सो ये बंदा एक ट्रक खरीदना चाहते हैं, बट इस बंदे के पास पैसा नहीं है। ये बंदा गया ट्रक के शोरूम में, जहां बहुत सारे क्या रखे हुए हैं। ये कौन है? बायर। ये कौन है? सेलर। ट्रक का शोरूम वाला बोलता है कि ठीक है, तुम एक काम करना, मुझे हर दिन कितने कितने देना, हर महीने कितने देना, हर महीने तो मुझे 10,000 रुपीज पे करना। और कितने महीने तक पे करना? 10 महीने तक। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1,00,000। जैसे ही तुमने 10th महीने में, कौन से महीने में? 10th महीने का इंस्टॉलमेंट जैसे ही पे किया, मैं तुमको ट्रक की क्या दे दूंगा? मैं तुमको ट्रक का क्या बना दूंगा? ओनरशिप। लेकिन ये बंदा पूछता है खरीदने वाला, लेकिन 10 महीने तक का क्या? 10 महीने तक मेरे पास क्या रहेगा? यस, तो वो क्या बोलता है बेचने वाला? फॉर द पीरियड ऑफ 10 months यू विल हैव व्हाट? यू विल हैव, फॉर द पीरियड ऑफ 10 months यू विल हैव द पोजेशन। Getting my point, everyone? So for the period of 10 months, you will have the possession of the goods. Now, तो ये सेल है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ये सेल है या अग्रीमेंट टू सेल है, आप क्या बोलोगे? अग्रीमेंट टू सेल है, क्योंकि ओनरशिप कब हो रही है ट्रांसफर? आज या फ्यूचर में? कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद। कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन? पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। डिड एवरीवन गेट माय पॉइंट? नाउ मान लो बायर ने, बेचारे ने 6 महीने तक की इंस्टॉलमेंट दे पाया। बायर कब तक की इंस्टॉलमेंट दे पाया? इफ सपोज बायर कुड पे द इंस्टॉलमेंट फॉर अप टू 6 मंथ। 7वें महीने की इंस्टॉलमेंट देने के लिए बायर के पास क्या नहीं है? द बायर डज नॉट हैव मनी टू पे द इंस्टॉलमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? बाकी के जो उरले ले बचे हुए 4 महीने, उसका पैसा देने के लिए बायर के पास पैसा कुछ नहीं। सेलर क्या करेगा? सेलर आएगा, अपना ट्रक लेगा और चला जाएगा। बायर बोलेगा बे रुक 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 रुक, मैंने जो 6 महीने का तेरे को क्या दिया है, मैंने 6 महीने की तेरे को इंस्टॉलमेंट दी है, वो तो वापस कर। सेलर क्या बोलेगा? भिखारी, वो क्या था? हायर चार्ज था, किराया था। 6 महीने तूने रखी ना गाड़ी, तेरे ससुराल की नहीं थी, मेरी थी। इज दैट क्लियर? तो क्या बन गया ये? हायर परचेज। इफ यू पे द इंस्टॉलमेंट सम टाइम, 10 की 10 इंस्टॉलमेंट टाइम पे दी, तो इट्स अ परचेज अग्रीमेंट। इफ यू डू नॉट पे द इंस्टॉलमेंट, इट बिकम्स व्हाट? हायर। इज दैट क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? हायर परचेज। कंसेप्ट क्लियर है सबको? अच्छा, हायर परचेज में क्या तुम बायर को ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो? मैं बायर हूं, मैं हायर परचेज, मैंने ट्रक खरीदा है, क्या मैं किसी और बायर को वो ट्रक बेच सकता हूं? वो बायर जो गुड फेथ में खरीद रहा है, जो मेरे ऊपर ट्रस्ट करके खरीद रहा है कि नहीं दुष्यंत सर बेचेंगे तो हम धोखा नहीं देंगे, मैं उसको भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता। जो मेरे पास नहीं है वो मैं कैसे दूं? आई डोंट हैव द ओनरशिप, सो आई कैन नॉट गिव ऑल्सो। मैं, जो मेरे पास ओनरशिप नहीं है भैया, तो मैं ओनरशिप आपको दूंगा कैसे? प्लीज। सब हायर परचेजर क्या किसी और को हायर परचेज पे बेच सकता है? डिपेंड करता है कि आपका और ओरिजिनल बेचने वाले का अग्रीमेंट क्या है। अगर ओरिजिनल बेचने वाले ने आपको क्या किया है? मना किया है कि तू किसी और को बेचने वाला नहीं है, तेरे को यूज करना है, तो आप नहीं दे सकते। बट अगर उसने ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्ट नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अच्छा, और जो, अच्छा एक बात बताओ मुझे, जो 10 महीने तक, फॉर द पीरियड ऑफ 10 months, ये जो हायर परचेजर है उसकी स्थिति क्या है? उसके पास क्या है? उसके पास पोजीशन है, बट क्या नहीं है? और इसको क्या रखना है? गुड का ख्याल रखना है। तो जो बंदा पोजीशन है और जिसकी जिम्मेदारी है गुड्स का ख्याल रखना, उस बंदे को क्या बोलते हैं?
उसको लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं बेली। और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे मैं आपको गुड्स का पोजीशन देता हूं, ओनरशिप नहीं देता, उस कॉन्ट्रैक्ट को बेलमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो हायरर जिसने बेचा है उसको क्या बोलते हैं? बेलर। क्या बोलते हैं? बेलर। तो ये चीज ध्यान में रखना, बेलर बेली हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले भी हैं। कहां पे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है। इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। यहां पे इमीडिएट है फ्यूचर में? यहां पे अग्रीमेंट प्लस इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस फ्यूचर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज इक्वल टू एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है और अग्रीमेंट टू सेल इज ऑलवेज। क्यों स्वप्निल? एक चीज हमेशा फ्यूचर में होगी, ओनरशिप हमेशा, और दोनों पार्टी अगर एक साथ परफॉर्म कर दे तो वो एग्जीक्यूटेड होता है। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में एक चीज हमेशा फ्यूचर में होगी, क्या? ओनरशिप ट्रांसफर। इफ द सेलर डज नॉट मेक पेमेंट, सॉरी, इफ द बायर डज नॉट मेक पेमेंट, तो बेचारा सेलर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। सेलर कहां जाएगा? कोर्ट में जाएगा। इन केस द बायर डज नॉट पे द प्राइस टू द सेलर कैन नॉट sue द बायर बट कैन क्लेम डैमेजेस। करेक्ट है ना? क्योंकि यहां पे ओनरशिप तो दी नहीं है, तो सिर्फ क्या मांगेगा? सिर्फ सेलर आपसे बोलेगा कि यार तुम डैमेजेस, और डैमेजेस क्या होगा? डैमेजेस मांगेगा या तुमने जो टोकन दिया है वो जब्त कर लेगा? जी हाँ, टोकन। समझा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं? सो मैंने अग्रीमेंट टू सेल में कोई सामान बेचा, बायर ने बाद में खरीदने से क्या कर दिया? मैंने तो मैं टोकन को जब्त कर लूंगा। हु विल बेयर द रिस्क? अगर गुड डिस्ट्रॉय होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, हु विल बेयर द रिस्क? यहां पे सेलर बेयर करेगा। क्यों? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। इन केस सेलर मेक्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द बायर हैज गॉट टू रेमेडीज: sue द बायर फॉर डैमेजेस और रिकवर द गुड्स फ्रॉम द पर्सन विथ whom गुड्स आर लाइंग। सीधी बात है। ओए, ओनरशिप मेरे पास है, मैंने बताया ना, ओनरशिप तुमने मुझे दे दी, डिफॉल्ट सेलर ने किया है। सेलर ने मुझे गुड्स की ओनरशिप दे दी, मैंने पैसे दिए, बट सेलर ने मुझे क्या नहीं दिया? पोजेशन नहीं दिया, गुड्स नहीं दिए मेरे को, डिलीवरी नहीं दी। तो मैं क्या करूंगा? आपसे डैमेजेस मांग सकता हूं। और अगर आपने गुड्स किसी और को भी दे दिए, मेरे गुड्स किसी, क्या मैं उससे आके छीन सकता हूं अपने गुड्स? ऑब्वियसली यस, क्योंकि मैं क्या हूं उसका? ओनर या ट्रू ओनर? चुराया नहीं है भाई साहब, मेहनत देके पैसा देके खरीदा है। इफ द सेलर मेक्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द बायर हैज ओनली वन रेमेडी। क्या बच्चों? अगर सेलर ने बाद में मना कर दिया कि मैं गुड्स नहीं दूंगा, तुम खरीदने के लिए तैयार हो लेकिन वो बेचने के लिए तैयार है, तो तुम उससे क्या मांगोगे? You'll just claim damages. Is that clear to everyone? अच्छा, ये जनरली कौन से गुड्स में होता है? ये जनरली, हाँ सर, क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, क्या अग्रीमेंट टू सेल एग्जिस्टिंग गुड्स में भी हो सकता है? हाँ। ये बॉटल मेरे पास है, स्वप्निल खरीदने आया, 20 रुपए की बॉटल है, इसके पास 10 ही रुपए, इसने मुझे 10 रुपए दिए और बोले 10 रुपए में 1 घंटे में लाके देता हूं। तो क्या है हमारा? 1 घंटे तक क्या है? मैंने इसको बोला कि तो 1 घंटे में लाके दे, मैं किसी और को बेचने वाला। तो एग्जिस्टिंग गुड्स में भी क्या हो सकता है? एग्जिस्टिंग गुड्स में भी क्या हो सकता है? अग्रीमेंट टू सेल हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट टू सेल में। लेकिन फ्यूचर गुड्स में हमेशा क्या होगा? फ्यूचर गुड्स में हमेशा अग्रीमेंट टू सेल होगा। क्यों? क्योंकि जो गुड्स एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, तो आप बेचोगे कैसे? आप ये बोलोगे कि जैसे ही वो गुड्स आएंगे वैसे ही मैं आपको क्या करूंगा? बेच दूंगा। ये गेगी गागा गागा क्या है? अग्रीमेंट टू सेल। तो फ्यूचर गुड्स में हमेशा क्या होगा? अग्रीमेंट टू सेल। सेल और हायर परचेज, ये देखो, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ऑन द पेमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ हायरर। हायरर मतलब जो खरीद रहा है, इज लाइक व्हाट बेटा? बेली ऑफ द गुड्स। हायरर मे टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय रिटर्निंग द गुड्स विदाउट पेइंग एनी। करेक्ट है? तुमको खुद से गुड्स वापस करने हैं, तो तुमको गुड्स नहीं खरीदने हैं, क्या करोगे? तुमको ओनरशिप नहीं चाहिए, क्या करोगे? इंस्टॉलमेंट पे करना बंद कर दो, जाके दे दो उसके गुड्स। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट टू सेल में ऐसा होता है क्या? ओनरशिप मिलने के बाद तुम जाके बोलते नहीं मेरे को नहीं चाहिए ना? नहीं सर, हम तो गुड्स रिटर्न करते हैं। रिटर्न करते हैं वो कंपटीशन के चक्कर में, सेलर बेचारा एक्सेप्ट करता है दिल के ऊपर पत्थर रख के। लेकिन जब तुम रिटर्न भी करते हो, तुमको कैश मिलता है, क्रेडिट नोट मिलता है? क्रेडिट कैश आजकल कोई देता नहीं, और नहीं भी तो तुम्हारे अगेंस्ट तुम्हारे पास कोई लीगल एक्शन नहीं, क्योंकि एक बार ओनरशिप क्या हो गई, ही इज नॉट बाउंड टू टेक बैक। हाँ, लेकिन इसमें हायर परचेज में आप गुड्स वापस कर सकते हैं। इफ द हायरर डज नॉट पे इंस्टॉलमेंट, द वेंडर, वेंडर मतलब सेलर,
can take back the goods and treat the installment paid by the buyer as what, beta? Right. Hirer can not transfer the ownership in the goods even to which buyer? Bona fide buyer. What is bona fide buyer? जो बायर बेचारा आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करे, जो बायर आपको ओनर मानता है, लेकिन तुम उसको भी गुड्स ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि तुम खुद ही ओनर नहीं हो। चलिए बच्चों, बाकी कल करें।